10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 192 का डिस्कशन किया था टीडीएस के चैप्टर में, याद होगा। और उसमें मैंने बताया था सैलरी के बारे में, टीडीएस ऑन सैलरी। सारे प्रोविज़न हो गए थे। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी देखे थे और उनको सॉल्यूशन का तरीका भी देखा था। आज हम सैलरी के आगे की बात करेंगे। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने सेक्शन 192 देखा था, टीडीएस ऑन सैलरी। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। प्लेन बात करता हूँ, कोई घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। टीडीएस 10% के हिसाब से चार्ज होगा, टीडीएस 10% के हिसाब से चार्ज होगा। अगर जिसका टीडीएस चार्ज किया जा रहा है उसने अपना पैन फर्निश नहीं किया है तो टीडीएस का रेट हो जाएगा 20%। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो नॉर्मली रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%, नॉर्मली रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%। सर जी ये तो आपने बता दिया। अगर कोई पर्सन, ढंग से सुनना, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करता है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करता है, सर एक बात बताइए ना, क्या बोलो बेटा? वो ये कि रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, बिल्कुल रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। और क्या सिक्योरिटीज की ही बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, मैं केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रहा। अच्छा सर जी, फिर ये बताइए, आपने ये कहा कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करता है, पेमेंट करते समय टीडीएस चार्ज होगा क्या? ना, मैंने अभी सेंटेंस पूरा नहीं किया। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का अमाउंट उसके अकाउंट में या तो क्रेडिट करे या पेमेंट करे, अच्छा जो दोनों में से पहले होगा उसी में ही टीडीएस चार्ज किया जाएगा। अगर आपने अपना पैन नंबर मुझे दिया है तो 10% के हिसाब से, अगर आपने अपना पैन नंबर मुझे नहीं दिया है और आपको मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट कर रहा हूं तो 20% के हिसाब से। दिस इज द नॉर्मल प्रोविजन। लेकिन अगर हम किसी एलआईसी को, जीआईसी को या किसी अदर इंश्योरर को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करते हैं, वर्ड्स बड़े क्लियर मैंने बोले, मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं। अगर कोई पर्सन किसी जीआईसी को, एलआईसी को या किसी अदर इंश्योरर को किसी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करे तो वहां पर टीडीएस नहीं कटता, नो टीडीएस। किस केस में? पहला एलआईसी, दूसरा जीआईसी, तीसरा एनी अदर इंश्योरर। बस सर यही है क्या? ना, इसके अलावा है कि अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी, अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इश्यूड बाय लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब सिक्योरिटी किसने इशू किया है? एक ऐसी कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है
और उसकी सिक्योरिटीज डीमैट के फॉर्म में हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करते समय नो टीडीएस। अच्छा सर, अच्छा, अगर नेशनल डिफेंस बॉन्ड है तो इस पर कोई टीडीएस नहीं। अगर नेशनल डिफेंस लोन है तो इस पर भी कोई टीडीएस नहीं। अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं तो इस पर भी कोई टीडीएस नहीं। एक और इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिबेंचर है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं। क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन 193 का, जिसमें हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि अगर कोई किसी दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करता है या उसके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का कोई अमाउंट क्रेडिट करता है, जो दोनों में से पहले हो। क्रेडिट सर, मैंने कहा किसी भी तरह से अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, चाहे वो बुक एंट्रीज के थ्रू हो, बुक एडजस्टमेंट्स के थ्रू हो, एक्चुअल पेमेंट के थ्रू हो, या फिर आप बोल सकते हैं कोई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखा करके, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट दिखाकर, व्हाट एवर द केस इज, आप किसी भी तरह से बुक्स में एंट्रियाँ एडजस्टमेंट्स करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बेनिफिशियरी के खाते में हम अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, जो दोनों में से पहले हो, हमें टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। लेकिन अगर आपने अपना पैन नंबर मुझे फर्निश नहीं किया ना, तो जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दूंगा ना, तो उस पर मैं टीडीएस चार्ज करूंगा 20% के हिसाब से। और मैं बताया आपको कि इन चीज़ों पर टीडीएस नहीं कटता। सबसे पहले जीआईसी के पास जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ हैं, एलआईसी के पास जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटी, यानी कि अगर आप एलआईसी हो और मैं आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ दे रहा हूँ तो मैं बिना टीडीएस काटे दूंगा। अगर आप जीआईसी हो और मैं आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट कर रहा हूँ तो बिना टीडीएस चार्ज किए हुए मैं आपको पेमेंट करूँगा। अगर आप कोई इंश्योरर हो और मैं आपको कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट कर रहा हूँ तो बिना टीडीएस चार्ज किए मैं आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करूँगा। अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूँ और मेरी सिक्योरिटीज़ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, डीमैटेरियलाइजेशन के फॉर्म में है, तो मैं जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करूँगा बिना टीडीएस चार्ज किए करूँगा। अगर आपके पास नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, नेशनल डिफेंस लोन है, या कोई डिवेंचर है जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो उस समय कोई टीडीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। एक जो सबसे लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, और वो है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी अदर देन कैश के फॉर्म में आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करती है और सालाना यानी ईयरली टोटल पेमेंट 5000 से अधिक नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। पेयर इज़ अ कंपनी, मैं एक कंपनी हूँ जो पब्लिक कंपनी, नॉर्मली पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करती है, किसको? इंडिविजुअल को या एचयूएफ को। अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो पेमेंट करती है किसी इंडिविजुअल को या एचयूएफ को और टोटल अमाउंट 5000 रुपये से सालाना अधिक नहीं है इंटरेस्ट का, और जो पेमेंट किया गया है उसका मोड है अकाउंट पे चेक, तो
वहाँ पर टीडीएस नहीं चार्ज होगा। अगर कोई पब्लिक कंपनी है किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को सालाना 5,000 रुपये से अधिक का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट नहीं करती और जो भी पेमेंट करती है चेक से करती है, अकाउंट पे चेक से, देन नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन सच टाइप ऑफ केसेस। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं तो, और अगर आपको मैं पब्लिक कंपनी हूं तो, अगर आपको मैं चेक के थ्रू, अकाउंट पे चेक के थ्रू जिसके टोटल वैल्यू सालाना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की 5,000 से अधिक नहीं है तो टीडीएस की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। ये वर्ड तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। मैं पढ़ देता हूं। डिबेंचर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव कंडीशंस आर सैटिस्फाई। पे इज अ कंपनी, पेयर इज अ कंपनी, बिल्कुल सही है, इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्ट, पहली कंडीशन। पे इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये पूरा सेक्शन जो अप्लाई होता है वो केवल रेजिडेंट एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ये भी पॉइंट जो आएगा स्पेसिफिकली वो रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आएगा, ठीक है। द पेमेंट इज मेड बाय द अकाउंट पे चेक, ओके, एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डजन एक्सीड ₹5,000, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपए से अधिक का नहीं है तो। पॉइंट नंबर 9, पेयर एक कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट रखती है। नहीं चले, थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने पब्लिक कंपनी लिख दिया। पेयर एक कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, ओके। दूसरा, पेई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट यानी इंटरेस्ट ₹5,000 है फाइनेंशियल ईयर में, ओके। तो और जो पेमेंट का मोड है वो अकाउंट पेई चेक से है, ओके। तो क्या इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा? जी हाँ, इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा अगर ये सारी की सारी कंडीशंस क्यूमुलेटिवली फुलफिल्ड हो तो। नोट कर ले इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सर सेक्शन 192, सेक्शन 193 दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब अगला क्या सेक्शन है, नेक्स्ट क्या सेक्शन है और आप कौन से टॉपिक की बात करेंगे? क्योंकि टीडीएस जैसा नाम है सर वैसा टफ तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये टफ है, मैंने कहा चैप्टर का नाम टीडीएस है, लेकिन ये उतना टफ नहीं जितना ये दिखता है। सेक्शन 194 डिविडेंड। अच्छा, अगर कोई कंपनी रेजिडेंट शेयर होल्डर को चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, डिविडेंड देती है तो उस केस में टीडीएस का रेट है 10% और अगर पैन नंबर फर्निश नहीं किया गया है तो टीडीएस का रेट हो जाएगा 20%। अगर पैन नंबर फर्निश नहीं किया गया है तो टीडीएस का रेट हो जाएगा 20%। अगर मैं कोई कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर हो, मैं आपको डिविडेंड का पेमेंट करूं या डिविडेंड डिक्लेयर करूं या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो भी पहले हो, हमें टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। अगर पैन नंबर फर्निश्ड नहीं है तो 20% के हिसाब से। किसके हिसाब से? 20%।
अब चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात हो, लेकिन टीडीएस नहीं चार्ज होता किन पर? अगर शेयर्स हेल्ड कर रखे हों जीआईसी ने, अगर शेयर्स हेल्ड कर रखे हों एलआईसी ने, या किसी और इंश्योरर ने, तो वहां पर टीडीएस चार्ज नहीं होगा। अगर किसी कंपनी ने किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को अकाउंट पेई चेक से डिविडेंड दिया है और मैक्सिमम अमाउंट 2500 फाइनेंशियल ईयर में है, तो भी टीडीएस चार्ज नहीं होगा अगर ये सारी कंडीशंस एक साथ फुलफिल्ड हो। मैं कंपनी, मैंने किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, केवल इंडिविजुअल को अकाउंट पे चेक से डिविडेंड दिया है और डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर में 2500 यानी 2500 से अधिक नहीं है, तो टीडीएस नहीं चार्ज होगा। बस सर इतना ही है। हाँ, क्या सर जी अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट डिक्लेयर या पे करे तो? अगर कोई फॉरेन कंपनी विद इन इंडिया डिविडेंड का अरेंजमेंट करे पेमेंट के लिए, तो क्या उस पर ये रूल अप्लाई होगा? क्या उस पर ये सेक्शन लगेगा? जवाब होगा हाँ, बिल्कुल लगेगा। चाहे इन इंडिया हो और चाहे इन इंडिया ही हो, आउटसाइड इंडिया पर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर किसी फॉरेन कंपनी ने विद इन इंडिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिविडेंड पेमेंट के लिए या डिविडेंड के डिक्लेरेशन का अरेंजमेंट किया है, तो उस पर भी ये प्रोविजन इक्वली अप्लाई होगा। सर बात तो समझ में आ गई। यहां तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं एक लास्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 115O कहता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे, डिविडेंड पे करे या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उस कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसको आप सीडीटी के नाम से जानते हैं, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। किसको? पेड बाय कंपनी। और अगर कंपनी इस डीडीटी को पेमेंट कर देती है तो शेयर होल्डर्स के हाथ में ऐसी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1034। शेयर होल्डर्स के हाथ में ऐसी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1034। तो सर जी इसका इससे क्या लेना देना? बेटा एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, मैंने ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, क्या ये जेन्युइन है कि वही अमाउंट जो मैं टैक्स पे करके आपको पेमेंट कर रहा हूं उस पर दोबारा आपको इनकम मानते हुए आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए? क्या कहीं से जेन्युइन है? एक तो मैं कंपनी अपनी जेब से गवर्नमेंट को टैक्स दे रही हूं, दूसरी बात कि जब मैं आपको पेमेंट करूं तो उससे भी टीडीएस चार्ज कर लूं। क्या एक ही अमाउंट पर दो टैक्स लगने चाहिए? आप कहोगे ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके हाथ में जो डिविडेंड आएगा दैट इज वेरी मच एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। तो सर ये रूल आया कहां से? फिर तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कब कहा जरूरत है? प्रोविजन बना हुआ है। इन केस अगर डीडीटी के आगे प्रोविजंस में चेंजेस आते हैं फ्यूचर में तो इक्वली अप्लाई हो जाएगा। तो सर अब आप ये कहना चाहते हैं ये सेक्शन बिल्कुल बेकार है, किसी जगह पर अप्लाई नहीं होता? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो कहा कि जहां डीडीटी वहां ये फेल्योर है। हाँ, जहां डीडीटी ना हो, जहां कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना पेमेंट करना पड़े, उस केस में आपके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा और मैं टीडीएस पे करूंगी। एज ए कंपनी मैं टीडीएस चार्ज कर लूंगी। सर कौन सा केस है? क्या कोई केस है? एक केस है। क्या कोई केस है? एक केस है। बोलो क्या कोई केस है? हाँ, एक केस है और वो केस है
सेक्शन 222E, यानी DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नॉट अप्लाइज। किस केस में? 222E में। इसलिए TDS तो बनता है अंडर सेक्शन 194। सर डिविडेंड डिक्लेयर का मतलब है प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके। डिविडेंड पेड का मतलब होता है एंट्रिम डिविडेंड। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डीम्ड डिविडेंड। अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक क्लासेस ठीक से कर रखी हैं तो मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया है सेक्शन 222A, सेक्शन 222B, सेक्शन 222C, सेक्शन 222D एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 222E। और ये पांचों सेक्शंस होते हैं हमारे डीम्ड डिविडेंड के। किसके होते हैं? डीम्ड डिविडेंड के। सेक्शन 222E अगर कोई कंपनी लोन देती है तो उस केस में लोन या एडवांस देने का काम करती है तो वहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 222E। कैसे शेयर होल्डर को? ऐसे शेयर होल्डर को जिसका 10% या उससे अधिक कंपनी में वोटिंग राइट्स है और उनका वो बेनिफिशियल ओनर है। तो इस पर कई चीज़ें थी जो वहाँ पर डिस्कस की जा चुकी हैं और पूरा एक क्लास हम लोगों ने तो केवल डीम्ड डिविडेंड पर ही लिया था। तो अब मैं बताऊं 222A होता है अगर कोई कंपनी अपनी फिक्स एसेट को रिलीज करती है। 222B होता है अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बोनस शेयर देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 222C होता है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के केस में। 222D होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में। और 222E होता है लोन या एडवांस टू द शेयर होल्डर। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पूरे एक लेक्चर में देखी हैं। तो अब मुझे केवल इतना ही बताना इम्पॉर्टेंट है कि 222E के केस में ही केवल ये सेक्शन आज की डेट में अप्लाइज होता है और बाकी सारे सेक्शंस पर चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे एंट्रिम डिविडेंड हो, चाहे वो 222A, B, C, D, डिम्ड डिविडेंड का केस हो, E को छोड़कर वहाँ पर हमारा एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी के हाथ में ही ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का टैक्स लग चुका होता है अंडर सेक्शन 115O। तो जब कंपनी के हाथ में टैक्स लग गया बेटा तो क्या दोबारा आपको पेमेंट करते समय टैक्स चार्ज करूं? ना। अब क्लियर हुआ क्या प्रोविज़न था? सर एक नटशेल में बात करके हमको ख़त्म करवाइए। लो बेटा, अगर कोई कंपनी किसी रेजिडेंट शेयर होल्डर को, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, TDS चार्ज करके आपको पेमेंट करेगी डिविडेंड का 10% के हिसाब से। अगर आप पैन फर्निश नहीं करेंगे तो 20% के हिसाब से। लेकिन अगर शेयर का डिविडेंड का पेमेंट हो रहा हो किसी GIC को, LIC को या किसी इंश्योरर को, तो वहाँ पर डिविडेंड के पेमेंट पर या डिस्ट्रीब्यूशन पर TDS चार्ज नहीं होगा। अच्छा सर जी, अगर कोई कंपनी अपने किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को अकाउंट पे चेक से डिविडेंड देती है और मैक्सिमम अमाउंट फाइनेंशियल ईयर का 2500 रुपये या 2500 से अधिक नहीं है तो वहाँ पर भी TDS चार्ज नहीं होगा। अच्छा सर जी, एक सेक्शन बताया गया था। अच्छा, इसमें मैंने एक बात बताई कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अरेंजमेंट करती है विद इन इंडिया डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन या डिक्लेरेशन के लिए, तो उसको भी TDS के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा सर जी, आपने बताया कि सेक्शन 115O आने के कारण ये प्रोविज़न काफ़ी हद तक अप्लाइज नहीं हो पाता। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक ये सेक्शन इनइफेक्टिव है, केवल एक सेक्शन को छोड़कर, सेक्शन 222E। आज की डेट में केवल सेक्शन 222E के होने के कारण ये सेक्शन इफेक्टिव है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 222E के हिसाब से डिम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको TDS के सेक्शन 194 को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में सेक्शन 115O अप्लाई होता है और वहाँ पर कंपनी को खुद अपनी जेब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको सेक्शन 193 भी समझ में आ गया और सेक्शन 194 भी समझ में आ गया। नोट करें इसको। अब हटा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि समझ में आया और मुझे लगता ही नहीं है आपको आया भी।
जरा देखते हैं इसके आगे का सेक्शन क्या बोलेगा। मैटर बिल्कुल क्लियर रखना है। सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर जो अब हम बात कर रहे हैं क्या वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नहीं है? बेटा वो हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन 193 में डिस्कस कर लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, अदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट? सर मैंने बैंक में पैसा जमा किया उस इंटरेस्ट की, हाँ। सर मैंने किसी को लोन दिया क्या उस इंटरेस्ट की, हाँ। हम हर तरह के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। जरा देखते हैं सिस्टम क्या है। अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट एसएससी को, अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट एसएससी को इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पेमेंट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ ₹5000, अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को इन एक्सेस ऑफ ₹5000 पेमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, interest other than interest on security, then they are required to deduct the amount of TDS because the payer is this one person and he is a payee. तो TDS चार्ज होगा 10% के हिसाब से, लेकिन अगर इसने इसको पैन दिया होगा तो, जहाँ पर इसने कोई पैन फर्निश नहीं किया, अब आप लोग तो होशियार हो ही गए हैं, सर रेट डबल कर दीजिए, रेट ऑफ TDS पेयर 20% का चार्ज करेगा। दैट्स इट। इसमें कोई दिक्कत थी? सर खत्म ना, अब सुनते जाएं। सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है। आगे चलिए, पक्की बात। अच्छा, अब सुनेंगे आप। TDS की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंटिटीज, मेरी बात ढंग से सुनेंगे, अगर ये एंटिटीज इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर ये एंटिटीज इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वहाँ TDS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करे, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है वो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करे, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हो, वहाँ पर इस TDS की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करे, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट का पेमेंट करे, अगर कोई पोस्ट ऑफिस किसी डिपॉजिट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करती है तो TDS की ज़रूरत नहीं है। तब तक, कब तक? तब तक जब तक कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 से अधिक ना हो। ओहो, आपने तो सर हमें डरा ही दिया था। थोड़ी देर पहले आपने बोला था सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट TDS से एग्जेम्प्ट होता है, और अभी आपने ये बोलना शुरू कर दिया था कि बैंकिंग कंपनी का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, तो उसको बोलने की क्या ज़रूरत थी? अब समझ में आया। सेविंग बैंक अकाउंट का मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से TDS से एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर हम बैंकिंग कंपनी के किसी दूसरे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें,
करंट अकाउंट किसी भी अकाउंट की बात करें तो अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से अधिक है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे बैंकिंग कंपनी और चाहे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हो, तो 10,000 रुपये से अधिक के अमाउंट पर TDS तो लग ही जाएगा। 10,000 तक मिलने वाले पर कोई TDS नहीं, 10,000 से ऊपर जाएगा तो पूरे पर TDS चार्ज किया जाएगा। अच्छा सर जी, ये एक पॉइंट और कि अगर कोई इंटरेस्ट देता है पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट टू पार्टनर्स देता है तो वो माफ़ होता है, उस पर TDS की ज़रूरत नहीं होती, कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट का पेमेंट करे, कोई लिमिट नहीं है, TDS की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बैंकिंग कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग कंपनी में, बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, या कोई पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है, 10,000 की लिमिट बताई गई है, इसके ऊपर के अमाउंट पर TDS लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर नहीं मतलब पूरे पर, इसके एक्स्ट्रा अमाउंट पर जो जैसे ही 10,000 के ऊपर क्रॉस करेगा इंटरेस्ट, तो कोई TDS 10,000 तक तो नहीं था, इसके ऊपर पर सारा। अच्छा सर जी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करे तो पूरा माफ़? हाँ। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, पूरी तरह माफ। अच्छा, अगर कोई कंपनसेशन दिया जाता है, अगर कोई कंपनसेशन आपको मिलता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत, अगर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के तहत आपको मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के तहत कोई कंपनसेशन मिलता है तो 50,000 रुपये तक कोई इंटरेस्ट पर TDS नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर 0 कूपन बॉन्ड्स हैं तो उस पर भी TDS नहीं लगेगा। सर जी, किस किस पर आपने TDS नहीं कटवाया? पहला, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करे, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को पेमेंट करे, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट करे, अगर 0 कूपन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट की बात आती है तो उस पर TDS नहीं लगेगा। और अगर मोटर एक्सीडेंट व्हीकल, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत अगर आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है और इंटरेस्ट भी साथ में मिल रहा है और इंटरेस्ट 50,000 रुपये तक है तो कोई TDS चार्ज नहीं होगा। अगर हम कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं LIC को, LIC से नहीं LIC को, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं LIC को, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं UTI को, और अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं किसी बैंकिंग कंपनी को, और अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उस पर भी TDS चार्ज नहीं होगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन रिफंड है तो उस पर भी TDS चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुल मिलाकर ये समझ में आया कि 5,000 रुपये तक को तो कोई TDS नहीं है। अच्छा, इन केसेस में 10,000 रुपये तक कोई TDS नहीं है। अगर कोई बैंकिंग कंपनी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, या फिर तीसरा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है, 10,000 रुपये तक कोई TDS नहीं है। सेविंग बैंक अकाउंट पर बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है TDS से, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, और किन किन पर TDS नहीं? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है, 0 कूपन बॉन्ड्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड पर कोई 0 कूपन बॉन्ड्स पर कोई TDS नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड पर कोई TDS नहीं लगेगा, और कोई इंटरेस्ट है मोटर एक्सीडेंट व्हीकल 50,000 रुपये तक की लिमिट इसमें बताई गई है, कोई TDS नहीं लगेगा। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो GIC को, LIC को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो उस पर TDS नहीं लगेगा। यहाँ तक को तो सर समझ में आ गया। कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होगा उस पर भी TDS नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है उस पर भी TDS नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है उस पर भी TDS नहीं लगेगा। दैट्स इट। ये है आपका सेक्शन 194A। सो सिंपल। सर एक बात बताइए, आपने जो सेक्शन 192 में बताया सैलरी,
वहाँ स्लैब रेट था। 193 में बताया आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10%, 20%, डिविडेंड बताया 194 में 10%, 20%, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194A में बताया 10% एंड 20%। 5,000 रुपये तक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर भी माफ़ था और 5,000 तक इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर भी माफ़ है। 10,000 की भी लिमिट है, 50,000 की भी लिमिट है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर। मैंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर बताया था किन किन सिक्योरिटीज़ का पेमेंट करने पर या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करे तो टीडीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैंने वहाँ बताया था। यहाँ मैंने बताया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात की थी, तो यहाँ पर भी टीडीएस लगेगा और किन किन पर नहीं लगेगा। ये बाइफरकेशन को याद रखना आपका काम है, आपको बिल्कुल माइंड सेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, अब धीरे धीरे टिपिकल होता जाएगा। नोट कर लें इसको। सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अच्छा, कार्ड गेम्स ओके, और पजल्स और एनी सॉर्ट ऑफ सच टाइप ऑफ गेम्स। आप कोई लॉटरी जीतो, बेटिंग जीतो, कार्ड गेम्स जीतो या पजल्स जीतो या कोई भी इस तरह का लक बाई चांस जीतो, और अगर आपने जीत लिया अमाउंट 10,000 से अधिक और पेमेंट करने वाला मैं, तो मैं टीडीएस चार्ज करूँगा। कितने के रेट से? 30% के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 30% के हिसाब से। अगर आपने कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या कार्ड गेम्स या कोई इस तरह का गेम जो लक बाय चांस पर डिपेंड करता है, उस केस में आपको जो भी अमाउंट मिलेगा, अगर आपने 10,000 तक जीता है नो टीडीएस, लेकिन अगर आपने 10,000 से ज़्यादा जीत लिया तो मैं आपको पेमेंट तभी कर पाऊँगा जब उसको मैं टीडीएस चार्ज कर लूँगा, और टीडीएस का रेट है 30%, 10% नहीं, 20% नहीं, फ्लैट 30%। ओके सर जी। क्या विनिंग केवल कैश में होती है? अगर कैश में होती तो मैं आपका टीडीएस पहले काट लेता, उसके बाद बैलेंस अमाउंट हम आपको दे देते। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम जो विनिंग करते हैं, जो हम जीत रहे हैं, कोई कार जीती, कोई मोटरसाइकिल जीती, तो उस केस में क्या माने? तो सबसे पहले अगर आपने कोई काइंड में विनिंग की है, कैश में विनिंग नहीं की, तो मुझे तो आपको देनी है मोटरसाइकिल, तो बेटा पहले आप अरेंजमेंट कर लो कैश में मुझे पेमेंट करने के लिए टीडीएस का अमाउंट, उसके बाद ही आप कार या मोटरसाइकिल या काइंड में जीती गई चीज ले जा सकते हो। अगर कैश में होता तो मैं कैश रोक लेता, बाकी मैं आपको पेमेंट कर देता। अब चूंकि आपने काइंड में चीज़ जीती है, कोई विनिंग आपने काइंड में की है, तो आपको टैक्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा इन कैश। मैं ये 2 लाइनें पढ़ देता हूं। इन अ केस वेयर द विनिंग इज इन कैश और पार्टली इन काइंड and the cash is not sufficient to meet out the liability of TDS, then the person responsible for paying the winning, okay, shall ensure the tax has been paid and proof of remittance should be made available to the respect of winning and therefore the price shall be given to the winner। यानी बिना टैक्स का प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए पेयर पेई को कोई भी ऐसे पेमेंट नहीं कर पाएगा। हटा सकते हैं इसको। सर इसके बाद आप क्या बताएंगे? सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अच्छा सर जी, यहां पर आपने लिमिट बताई थी एक्सेस ऑफ ₹10,000। ठीक, अब आते हैं विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। यहां पर लिमिट है 5,000।
दैट्स इट, इसमें मुझे कुछ भी बताने लायक नहीं है। सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स और क्रॉसवर्ड पजल्स और सच टाइप ऑफ गेम्स एक्सेट्रा। विनिंग सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। यहाँ पर लिमिट आपकी 10,000 है, यहाँ पर लिमिट 5,000 है, यहाँ पर भी TDS का रेट 30% है, यहाँ पर भी TDS का रेट 30% है। नोट करें, नोट करें। ओके, यानी अब जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 194C। सी मीन्स, लास्ट क्लास में बता दिया था, सी मीन्स कैट नहीं होता, सी मीन्स कॉन्ट्रैक्टर होता है और इसमें इंक्लूड होता है सब कॉन्ट्रैक्टर। ओके, यानी अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है स्पेसिफाइड पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, अच्छा, या कोई एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ओके, तो वहाँ पर TDS लगेगा, वहाँ पर TDS लगेगा किसी भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को करने पर, किसी भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को करने पर अगर पेमेंट किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को जिसमें शामिल है सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट हो स्पेसिफाइड पर्सन का या कॉन्ट्रैक्टर का सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो वहाँ पर TDS का प्रोविज़न अप्लाई होगा। अच्छा सर, TDS का रेट क्या है? रेट है TDS का 1%, जहाँ पर पेई यानी जिसको पेमेंट किया जाना है वो इंडिविजुअल है या HUF है, और TDS का रेट हो जाएगा 2%, जहाँ पर पेई कोई अदर पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF। सर समझ में आ गया जो आप बोलना चाहते हैं, बस समझ में आ गया। क्या समझ में आया? समझ में क्या आया कि सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्टी स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर और स्पेसिफाइड पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा सर जी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, ये वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब है कोई भी एडवर्टीजमेंट का काम, कोई भी एडवर्टीजमेंट का काम, ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग का काम, या गुड्स या पैसेंजर को लाने और ले जाने का काम जिसमें शामिल नहीं है रेलवे। ओके, अच्छा, रेलवे को अलग किया गया है। हाँ जी, कैटरिंग का काम, एडवर्टीजमेंट का काम वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में एडवर्टीजमेंट का काम आएगा, कैटरिंग का काम आएगा, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग का काम आएगा, गुड्स या पैसेंजर को लाने ले जाने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स काम में आएंगे रेलवे को छोड़ करके। और कोई मैन्युफैक्चरर अगर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी करता है आपके यानी कस्टमर के कहने पर और उसी के हिसाब से मटेरियल का सिलेक्शन करता है, तो उसे भी हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे। मेरी बात समझना, मैं सामान पेन बनाता हूँ, ये पेन बनाकर बेचता हूँ, आप आते हो सामान खरीद कर जाते हो, दैट इज़ नॉट अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। आप आते हो मेरे पास और कहते हो सर जी वाइट कलर का ये मटेरियल यूज़ करना, येलो मटेरियल या येलो मटेरियल या इस तरह का मटेरियल खरीद करके कस्टमर स्पेसिफिक मोड में अगर मैं सामान बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करके आपको सप्लाई करता हूँ, तो वो भी हमारा शामिल होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा सर जी, आपने बताया वर्क में शामिल होगा एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैटरिंग की फैसिलिटी आएगी, गुड्स या पैसेंजर को लाने ले जाने से रिलेटेड चीज़ें आएंगी जिसमें रेलवे शामिल नहीं है, और मैन्युफैक्चरर भी इन्वॉल्व है उस समय जब कस्टमर स्पेसिफिक मटेरियल को वो ऑप्ट करता है। तो
हाँ जी, इतनी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। सर जी आपने लेकिन एक बात नहीं बताई, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को तो बता दिया लेकिन एक चीज़ नहीं बताई। अरे भाई बताओ तो क्या ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ये पेयर स्पेसिफाइड पर्सन हो और पेयर कॉन्ट्रैक्टर हो, समझ में आती है बात। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? यही वाला होगा। लेकिन स्पेसिफाइड पर्सन कौन होंगे? स्पेसिफाइड पर्सन है इंडिविजुअल, स्पेसिफाइड पर्सन है एचयूएफ, स्पेसिफाइड पर्सन यानी पेयर हैं फर्म, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे लोग स्पेसिफाइड पर्सन है। लगभग सारे लोग स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ गए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन स्पेसिफाइड पर्सन एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो वहाँ पर पेयर यानी स्पेसिफाइड पर्सन या कॉन्ट्रैक्टर जो कुछ भी पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टी को, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, जब मैं एक्चुअल पेमेंट आपको दूंगा या आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, जो दोनों में से पहले होगा, मुझे टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा 1% के हिसाब से। अगर मैं पेमेंट करता हूं किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट करता हूं, तो 2% के हिसाब से टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। दैट्स इट। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्पेसिफाइड पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, तो वहाँ पर जब स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा सब कॉन्ट्रैक्टर को, या उसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करेगा जो दोनों में से पहले हो, तो उसको टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा 1% के हिसाब से। अगर पेई, इस हाथ वाला पेई इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, रिसीवर ऑफ अमाउंट इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तो 1% के हिसाब से टीडीएस ये चार्ज करेगा। और अगर ये इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई है तो ये स्पेसिफाइड पर्सन या कॉन्ट्रैक्टर 2% के हिसाब से अमाउंट टीडीएस चार्ज करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है सर? स्पेसिफाइड पर्सन आपने बताया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेशन, ये सारे लोग स्पेसिफाइड पर्सन हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, वर्क में शामिल है आपका लेबर सप्लाई करने से रिलेटेड काम भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैटरिंग का काम और पैसेंजर और गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम, और जिसमें रेलवे शामिल नहीं है, और लास्ट मैन्युफैक्चरर भी इसमें शामिल है अगर वो कस्टमर स्पेसिफिक मटेरियल को ऑप्ट करता है तो। दैट्स इट। कोई टीडीएस नहीं लगेगा। ओके। अगर मैं आपको एक सिंगल सम का पेमेंट करूं 30,000 के अंदर, 30,000 तक, तो अगर मैं आपको कोई पेमेंट करता हूं 30,000 तक का, तो नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड। अच्छा सर जी, अगर मैं आपको साल भर में छोटे छोटे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार करके पेमेंट करता हूं हर कॉन्ट्रैक्ट का, और सालाना उसकी एग्रीगेट अमाउंट 75,000 तक ही रहती है, तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। इसका मतलब सर जी आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम एक अमाउंट पेमेंट करें 30,000 रुपये से ऊपर तो टीडीएस लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। अच्छा सर जी 15-15 हज़ार के मैंने 5 पेमेंट किए तो टीडीएस नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सालाना अगर टोटल 75,000 रुपये तक का छोटे छोटे अमाउंट मिलाकर के पेमेंट है तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। जहां 75,000 के ऊपर गया बेटा टीडीएस स्टार्ट। अब क्लियर है? एक चीज और, आपका काम है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन का। आपका काम है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम।
मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप क्या करते हैं, मेरे सामान को या किसी दूसरे के सामान को उठाते हैं, ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और अगर जब मुझसे आप पेमेंट मांगने आएंगे, मैंने आपको अपना सामान दिया, आपने दूसरी जगह पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, अब आपको फ्रेट चाहिए, आप मुझसे फ्रेट लेने आए, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने बताया कैरिंग ऑफ द पैसेंजर एंड द गुड्स, जिसमें रेलवे शामिल नहीं है। अब इसमें आ गया ये, अब जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो मैं टीडीएस काटूंगा। अब मैं जब आपको पेमेंट करूंगा मैं टीडीएस काटूंगा। अगर आप अपना मुझे पैन नंबर दे दो, अगर आप मुझे अपना पैन नंबर दे दो, एक ट्रांसपोर्टर अगर अपना पैन नंबर पेयर को सबमिट कर देता है, नो टीडीएस, स्पेसिफिक चीज है नो टीडीएस, स्पेसिफिक चीज है नो टीडीएस। अगर कोई ट्रांसपोर्टर अगर अपना पैन नंबर पेयर को सबमिट कर देता है तो उससे वो अमाउंट बिना टीडीएस के भी ले सकता है। सर अब तक जो आपने समझाया इन टोटालिटी कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या कॉन्ट्रैक्टर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको टीडीएस 1%, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ पेई है तो, अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 2% के हिसाब से टीडीएस चार्ज करेगा। वर्क में शामिल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैटरिंग की फैसिलिटी, लेबर को हायर करना वो भी शामिल होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, और सप्लाई करना लेबर को, और शामिल होता है हमारा पैसेंजर और गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के काम में, जिसमें रेलवे शामिल नहीं है और मैन्युफैक्चरर भी इसमें शामिल है अगर वो कस्टमर स्पेसिफिक सामान पिक करता है तो मटेरियल। टीडीएस कब कब नहीं लगेगा? पहला, अगर हम आपको एक सिंगल सम 30,000 तक का पेमेंट कर रहे हैं, अंदर तक का 30,000 या उसके बिलो, तो टीडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आपको छोटे छोटे सम्स का पेमेंट कर रहे हैं और सब मिलाकर 75,000 तक सालाना, उससे ऊपर नहीं जाता, तो भी टीडीएस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और आप पेई हो, मैं पेयर हूँ, मैंने अपना सामान आपको दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम कर दिया, आप मेरे पास पेमेंट मांगने आए और मैंने आपको पेमेंट दे रहा हूँ और टीडीएस काट करके दे रहा हूँ, टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है उस समय, अगर आप अपना पैन नंबर मुझे शो कर देते हो तो। दैट्स इट। मैंने ये बताया सेक्शन 194C। इन दोनों के लिए खास बात, इन दोनों सेक्शंस के लिए खास बात, सी और ए के लिए अभी फिलहाल खास बात, कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेगा। अगर पेयर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, टीडीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है दोनों केस में। अगर वो टैक्स ऑडिट जो सेक्शन 44AB में प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके दायरे में नहीं आते तो, यानी यहाँ पर छोटे कैटेगरी के इंडिविजुअल या एचयूएफ शामिल नहीं होंगे। कौन से? जिनकी टर्नओवर सालाना 1 करोड़ तक है या जिनका प्रोफेशन का काम है तो 25 लाख तक है। दैट्स इट। सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन है। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ सेक्शन 44AB में फॉल नहीं करता तो उस इंडिविजुअल या एचयूएफ जब भी कोई पेमेंट करेगा तो सेक्शन 194AC का पेमेंट करते समय टीडीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना। सर इतने प्रोविजंस, हाँ जी इतने प्रोविजंस, ये सारे याद रखने हैं। एक बार देख ले मटेरियल, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक डाउट आ सकता है आपके दिमाग में कि सर अगर सामने वाले ने इस केस में पैन फर्निश ना किया हो तो ठीक है 20% चार्ज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मैंने तो अभी तक यही बताया कि जहाँ पर सामने वाला पैन फर्निश नहीं करता है वहाँ पर 20% के हिसाब से टीडीएस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर भी नो पैन 20% टीडीएस। याद रहेगा ना? सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन।
आप लोगों ने यही देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं और वो अपने इंश्योरेंस एजेंट को, जो रेजिडेंट हो, उनको इंश्योरेंस का बिजनेस सॉलिसिट करने के अगेंस्ट कमीशन देती। ये इनको क्या देंगी? कमीशन। और यहां पर भी जो टीडीएस का रेट होगा वो होगा आपका 10%। और अगर इसमें भी वही बात, अगर पैन नंबर नहीं है तो 20% के हिसाब से टीडीएस चार्ज होगा। लेकिन नो टीडीएस, सर किस केस में टीडीएस नहीं लगेगा? इसमें भी आप बता ही दो, जब सब में बता रहे हो तो इसमें भी बता ही दो। बता देते हैं, अगर इंश्योरेंस कमीशन अप टू ₹20,000 इन अ ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। दैट्स इट, सिंपल है। सेक्शन 194D कहता है अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी पर्सन जो अपने एजेंट को, इंश्योरेंस एजेंट को, इंश्योरेंस बिजनेस को सॉलिसिट करने के अगेंस्ट में कमीशन देता है तो उस पर टीडीएस का रेट है 10%, नो पैन 20%, बात खत्म। लेकिन हाँ, कोई भी टीडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर सालाना यानी कि फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला इंश्योरेंस कमीशन 20,000 रुपए तक का है तो हटा सकते हैं। सेक्शन 194DA जो इस साल असेसमेंट ईयर 15-16 से अप्लाई हुआ है, ये आप अमेंडमेंट बोलते हैं कि ये हमारा इस साल का क्या है? अमेंडमेंट है। पेमेंट ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, इसको दो पार्ट में देख सकते हैं। मुझे किसी इंश्योरेंस कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट किया बोनस वगैरह मिलाकर, तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पेमेंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। जब हम सेक्शन 1010D देखेंगे, सेक्शन 194DA में बता रहा हूं, सेक्शन 194DA जो बताता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योर्ड को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट मैच्योरिटी पर करता है या डेथ पर करता है और बोनस के साथ मिलाकर करता है तो वो नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D में। तो सर टीडीएस की क्या जरूरत है जब एग्जेम्प्ट होता है? कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिशियरी को जो सेक्शन 1010D में नहीं आते, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 1010D। हम जरा इनकी बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो पेमेंट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D में, लेकिन कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसी बेनिफिशियरी को जो 1010D में कवर्ड नहीं होते। सर वो कौन कौन से पेमेंट हैं जो कवर्ड नहीं होते? चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये पेमेंट्स कवर्ड नहीं है, ये पेमेंट्स कवर्ड नहीं है, इस पर टीडीएस लग जाएगा 2% के हिसाब से। और अगर पैन नंबर आप नहीं दोगे तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि 20% का टीडीएस रेट लग जाएगा। अगर आप पैन नंबर नहीं देते हो तो 20% के हिसाब से आपके ऊपर क्या लग जाएगा? टीडीएस रेट लग जाएगा। सर ये तो बात समझ में आ गई। अब जरा आप हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे पेमेंट्स हैं जो कवर्ड नहीं हैं। सेक्शन 80D इसका पेमेंट कवर नहीं है अंडर सेक्शन 1010D में। अगर कोई पॉलिसी कवर्ड है अंडर सेक्शन 80DD में क्या है? किसी डिपेंडेंट डिसएबिलिटी का ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग।
डिपेंडेंट डिसेबल्ड का ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग, याद आया होगा डिडक्शन का, सेक्शन 80 डी डी बी, बी का मतलब बीमारी। अगर कोई स्पेसिफाइड एलिमेंट या स्पेसिफाइड डिसीजेज के अगेंस्ट कोई पॉलिसी कवर्ड है और उसका पेमेंट मिलता है तो वो। सेक्शन 80 यू, अगर एसएससी खुद फिजिकली डिसेबल्ड है तो उस केस में भी ये कवर्ड नहीं होगा। किसमें? सेक्शन 1010 में। अच्छा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर्ड नहीं है। कौन सी पॉलिसी? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें कवर्ड नहीं होती, और कोई भी ऐसी लाइफ पॉलिसी कवर्ड नहीं होती सेक्शन 1010 में। कोई भी ऐसी लाइफ पॉलिसी कवर्ड नहीं होगी सेक्शन 1010 में। कौन सी सर जी? सर एक बात बताइए, आपने ये कहा कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करती है तो नॉर्मली 1010 में एग्जेम्पशन मिलता है, और जिन पर एग्जेम्पशन मिलता है उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन जिन पर एग्जेम्पशन नहीं मिलता उन पर तो टीडीएस लगेगा बेटा। किन किन पर एग्जेम्पशन नहीं मिलता? सेक्शन 80 डी, डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन की अगर कोई पॉलिसी कवर्ड है। सेक्शन 80 डी, बीमारी, स्पेसिफाइड डिसीजेज या एलिमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी कवर्ड है। 80 यू मतलब खुद ही तुम खुद ही बीमार हो, एसएससी खुद ही डिसेबल्ड है, और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये लास्ट, अगर कोई ऐसी लाइफ पॉलिसी है जिसका प्रीमियम एक्सेस ऑफ 10% ऑफ कवर्ड अमाउंट है, लाइफ पॉलिसी कवर्ड अमाउंट है, तो इन केसेस पे हमें सेक्शन 1010 का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। और अगर इन केसेस में कोई सेक्शन 1010 का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है तो वहाँ पर जो पेयर होगा यानी इंश्योरेंस कंपनी इन सम्स का पेमेंट करते समय 2% के हिसाब से टीडीएस चार्ज करेगी। लेकिन अगर पैन नंबर फर्निश ना किया जाए तो 20%। अब समझ में आ गया सर जी? अगर कोई पेमेंट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू किसी पेई को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बोनस के साथ, तो एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1010 और अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो वहाँ टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सारे केसेस में एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ये वो केसेस हैं जहाँ एग्जेम्पशन नहीं मिलता 1010 का। कौन से केसेस हैं? 80 डी, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, 80 डी, स्पेसिफाइड बीमारी और एलिमेंट्स और डिसीजेज, 80 यू खुद ही डिसेबल्ड होना, और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और कोई भी ऐसी लाइफ पॉलिसी जिसका प्रीमियम का अमाउंट एक्सेस है पूरी लाइफ पॉलिसी के कवर के 10% से ज़्यादा, तो उन पर 1010 का बेनिफिट नहीं मिलता, तो वहाँ पर टीडीएस काटना पड़ेगा 2% के हिसाब से। लेकिन अगर पैन फर्निश नहीं किया गया है तो 20% के हिसाब से। ऊपर जो मैंने बताया था वो लाइफ पॉलिसी नहीं था, वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट था, लाइफ अमाउंट नहीं था, लाइफ पॉलिसी कवर नहीं था। यहाँ देखो मैंने लिखा है एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ इंश्योरेंस का बिजनेस लाने वाले लोगों के लिए यानी इंश्योरेंस एजेंट की बात की जा रही है। यहाँ इंश्योरेंस एजेंट की बात हो रही है और यहाँ इस सेक्शन में बेनिफिशियरी की बात हो रही है। नोट करें।
जी, अब बात करते हैं जी की। किसकी? ओके सर जी, आप बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं। वो इसलिए बात कर रहे हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स की इज्जत देनी पड़ती है ना। जो बंदा लॉटरी टिकट्स बेच रहा है, अगर हम उसको कोई रिमनरेशन या कमीशन दे रहे हैं, मैंने अपना एक बंदा सेट किया हुआ है कि वो लॉटरी टिकट्स बेचता है, स्टॉकिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, मैंने उसको कोई रिमनरेशन देना है, मैंने उसको कोई कमीशन देना है या कोई रिवॉर्ड देना है इन एक्सेस ऑफ ₹1000। ओके, अगर मैं उसको कोई भी 1000 रुपये से ऊपर का अमाउंट पे करूँगा, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रिवॉर्ड हो, चाहे वो रिमनरेशन हो, ऐसे बंदे को जो इस लॉटरी की स्टॉकिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सेल करता है, तो उसको मैं कोई पेमेंट दूँ, एवन प्राइज, रिवॉर्ड, रिमनरेशन, कमीशन, कुछ भी दो, 1000 रुपये से बेटा ऊपर दोगे TDS चार्ज करना पड़ेगा। रेट क्या है सर जी? मत टेंशन लो ना। और अगर पैन ना हो सर जी, तो टेंशन किस चीज़ की? सर जी ये तो बहुत आसान है। हो गया ये, कहीं कोई टेंशन नहीं है, नोट कर लें। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर देन लॉटरी टिकट्स के कमीशन की, तो क्या रूल लगेगा? सर जी बड़ा आसान है ये तो। एक और है जो बहुत आसान आने वाला है, 194H, कमीशन और ब्रोकरेज एक्सेप्ट सेक्शन 194 जी। हाँ जी, अच्छा, कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज है जो एक्सेस है ₹5000 के, अगर मैं किसी को लॉटरी के अलावा कोई कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करूं, तो 5000 के ऊपर है तो TDS का रेट लग जाएगा 10% के हिसाब से। और नो पैन है तो अब तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि TDS का रेट हो जाएगा 20%। दैट्स इट। नोट करें, तुरंत नोट करें। अब देखिए बच्चों, सर बहुत हो गया, अब मन नहीं कर रहा सर, छोड़ दीजिए ना सर, बहुत कर लिया हम लोगों ने। TDS, अब TDS उड़ रहा है। लास्ट पढ़ लो बेटा, 194I, ये लास्ट पढ़ लेते हैं। और याद रखना है आसान, रेंट आए, बोलते हो ना, रेंट आएगा, आने वाला आएगा, रेंट आई तो पक्की बात है, रेंट तो आता ही है। सर इसके बाद आप हम लोग को TDS छोड़ देंगे ना? बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद ना तो IPCC लेवल का ये रह जाएगा इंटरमीडिएट लेवल का, ना तो CMA इंटरमीडिएट लेवल का रह जाएगा, और ना ये CS एग्जीक्यूटिव। आपको जितना पढ़ाना था मैंने आपको TDS उतना बता दिया। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ TDS फॉर CA इंटरमीडिएट, फॉर CMA इंटरमीडिएट एंड फॉर CS एग्जीक्यूटिव लेवल। देखिए क्या है आखिर, अगर हम किसी रेंट का पेमेंट करते हैं अपने मकान मालिक को, आज तक अगर रेंट की बात आती है तो एक ही चीज़ आती है, मैं किराएदार, आप मकान मालिक। सर अच्छा, किराएदार अगर 50,000 रुपये किराया देगा तो क्या TDS लेस करके नेट पेमेंट देगा मकान मालिक को? यानी मैं आपके में से 10% TDS चार्ज कर लूँ, आपको मैं 45,000 का पेमेंट करूं, आप मकान मालिक हो, हमारी आपसे बात हुई थी 50,000 रुपये किराए की, और जब मैंने देने लगा तो मैं उस समय आपको दे रहा हूं कम। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और यही तो चलेगा। बात सीधी सी है,
कि हम अपने मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को कम अमाउंट देंगे, टीडीएस काटने के बाद का पेमेंट करेंगे। मकान मालिक को रूल्स ना मालूम हो तो चिल्लाएगा जरूर, चिल्लाने दो, हमें तो कानून को फॉलो करना है। अगर कोई पेयर पेई को रेंट का पेमेंट करता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट, अगर कोई भी एक्सेट्रा कोई भी पेमेंट करता है तो उनका पेमेंट करते समय इन चीज़ों को रेंट पर ले सकते हैं आप। अगर आप इनका पेमेंट कर रहे हो रेंट का, तो इन केसेस में टीडीएस का रेट है 10% और इस केस में टीडीएस का रेट है 2%। अगर पैन नहीं है तो बेटा हमें अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 20% लगेगा फ्लैट सारे केसेस में। 10% का टीडीएस रेट है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह के केस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर के केस में। और प्लांट और मशीनरी का अगर रेंट का मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने ओनर को, जो इन चीज़ों का ओनर है, तो मुझे 2% का टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। सर जी एक बात समझ में आ गई, सब में आपने बताया नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस, क्या यहाँ पर भी नो टीडीएस है? खुशखबरी, यहाँ पर भी नो टीडीएस है। अगर मैं सामने वाले को 1,80,000 रुपए से ज़्यादा का पेमेंट सालाना नहीं करूँगा तो टीडीएस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन टोटलिटी 1,80,000 का अमाउंट पेमेंट करना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 1,80,000 रुपए तक का पेमेंट करना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो नो टीडीएस। If not in excess of rupees 1,80,000 during फाइनेंशियल ईयर। सर 1,80,000 यानी महीने का 15,000 ऑन एन एवरेज, महीने का 15,000 ऑन एन एवरेज, ठीक है, दैट्स इट। सर कभी कभी होता क्या है कि जब हम अपने मकान मालिक को किराया देने जा रहे होते तो एक मकान मालिक नहीं होता, दो मकान मालिक होते हैं, तो हम 3,60,000 की बात करेंगे। अगर 2 मकान मालिक हैं और दोनों को मैं किराया दे रहा हूँ तो 1,80 उसके लिए बात करेंगे, 1,80 उसके लिए बात करेंगे, 3,60 मिला करके बात नहीं करेंगे। 1,80 एक के लिए बात करेंगे, 1,80 एक के लिए बात करेंगे। 180 की बात फर्स्ट ओनर के लिए, 180 की बात सेकंड ओनर के लिए, 2 डिफरेंट पर्सन हो गए। अच्छा, लेकिन अगर हम रेंट का पेमेंट करें गवर्नमेंट को, अगर रेंट का पेमेंट करें लोकल अथॉरिटी को, तो वहाँ पर टीडीएस की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम पेमेंट करते हैं किसी गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट या टू लोकल अथॉरिटी, तो नो टीडीएस। नो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट टू लोकल अथॉरिटी और टू अ गवर्नमेंट, दैट्स इट। सारे प्रोविजंस आप लोगों ने देख लिए। सेक्शन 192 देखा था सैलरी पर टीडीएस, सेक्शन 193 देखा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194 देखा था डिविडेंड, सेक्शन 194A देखा था इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194 देखा था सेल लॉटरी विनिंग, सेक्शन 194B देखा था हॉर्स रेस, सेक्शन 194C देखा था कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 194D देखा था इंश्योरेंस प्रीमियम का, याद आया होगा ना, 194D इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट, 194DA देखा था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई नया अमेंडमेंट जो इस साल आया है, जो 81010D वाला। अच्छा, 194G इज्जत देते हैं हम लोग, लॉटरी टिकट्स के सेल पर कमीशन की बात करते हैं। 194H अदर देन लॉटरी कमीशन की बात करेंगे। 194I रेंट की बात करेंगे, दैट्स इट। और इतने ही प्रोविजंस आपको अपने माइंड में सेट रखने हैं। आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू बच्चों।